वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है नलकूप सिंचाई के गुण और दोष। जो हमने बताया था कि ट्यूबवेल सिंचाई जो होती है सबसे बेटर मानी जाती है, तो इसकी क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं। नलकूप सिंचाई के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं नलकूप सिंचाई के गुणों की। आवश्यक समय पर पानी की उपलब्धता संपूर्ण वर्ष रहती है। जरूरी समय पर पानी की उपलब्धता संपूर्ण वर्ष रहती है। देखो क्या है कि नलकूप से तो हम कभी भी पानी निकाल सकते हैं। वर्ष के 12 महीने में हम कभी भी पानी नलकूप से निकाल सकते हैं। कभी कभी वाटर लेवल नीचे हो जाता है तो पानी की मात्रा कुछ कम हो सकती है, बट पानी जरूर निकलता है। नंबर 2, रिसन और बाष्पों के कारण पानी की क्षति कम हो पाती है। अब क्या है, एक तो लीकेज वगैरह कम होती हैं और इवापोरेशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि पानी एक पाइप के जरिए निकल जाता है। अब एक चीज़ यहाँ ये समझ लें, रीसन, अब जाहिर सी बात है कोई पानी हमने पाइप के जरिए निकाला, ये पाइप है हमारे पास, पानी पानी निकाला, तो पानी निकालने के बाद तो ये पाइप जो है, इस पाइप से पानी निकलेगा तो जाहिर सी बात है पानी से एक तो लीकेज रिसन नहीं हो पाएगा और पानी की क्षति कम होगी, इवापोरेशन। इसके वाष्प, जैसे ये ओपन नली नाला है, इस ओपन नाले में ये है कि जो हमारे पास ओपन नाला है इससे पानी इवापोरेट होता रहता है, वाष्प के रूप में बाहर जाता है। मगर जब पाइप के अंदर पानी जाएगा तो इसके अंदर इवापोरेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक रिशन नहीं होता है और वाष्प के कारण पानी की क्षति कम होती है, क्षेत्र जलग्रस्त नहीं हो पाता है। पर्टिकुलर जिस खेत में पानी लेके जा रहे हैं हम, क्षेत्र जलग्रस्त नहीं हो पाता है। अब जैसे हमारे पास ये खेत है और पानी हमें ही लेना, तो हम पाइप के जरिए पानी ही छोड़ेंगे, तो बीच में हमारा पानी कहीं भी खराब नहीं होगा। पानी की क्षति कम होने से पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। पानी की क्षति कम होने से पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है और आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध होता है। अब इसके दोष क्या क्या हैं। दोष, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, क्योंकि जब इसको बनाते हैं ट्यूबवेल को, तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। और मैकेनिकल उपकरण, पंप के रखरखाव और संचालन पर होने वाले खर्चे के कारण सिंचाई महंगी होती है। एक नलकूप सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई का कार्य कर पाता है। नहर के पानी में सिल्ट होती है जो खाद का काम करती है, मगर नलकूप के पानी में सिल्ट नहीं होती। आयु कम होती है, अधिक से अधिक 20 वर्ष। मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर, पानी उठाने की विधियाँ कौन कौन सी है। अगर हम किसी भी ग्राउंड से पानी उठाते हैं ऊपर से, नीचे से ऊपर की ओर, तो कहलाता है लिफ्टिंग ऑफ वाटर। और वो मालूम है कि हमें कोई पानी ग्राउंड से ऊपर की ओर उठाना है, तो वो लिफ्टिंग ऑफ वाटर कहलाएगा। तो मेथड ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वाटर, कुआं, पोखर, तालाब आदि से जल तल भूमि सतह से नीचे होता है और इनके पानी को भूमि सतह से ऊपर उठाने के यूज किया जा सकता है। पानी को ऊपर उठाने की विधियाँ को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मानवीय शक्ति के प्रयोग से मैनुअली, और नंबर 2, मैकेनिकली।
मानवीय शक्ति के प्रयोग से मैनुअली और यांत्रिक शक्ति के द्वारा मैकेनिकली। मानवीय शक्ति के प्रयोग से पानी ऊपर उठाने की प्रक्रिया पाषाण युग से होती आ रही है। ये विधियां सस्ती और आसान होती हैं, परंतु मनुष्य पर बहुत ताकत पड़ती है। कृषि के विकास के साथ साथ पानी उठाने की यांत्रिक विधियां भी विकसित हुई हैं। मानवीय शक्ति से पानी उठाना अग्र प्रमुख विधियां हैं जिनमें मानवीय शक्ति का प्रयोग करके पानी ऊपर उठाया जाता है। मानवीय शक्ति से पानी उठाना, अब जैसे अब कोई किसी गड्ढे में कहीं पानी भरा हुआ है तो ये सिर्फ दो लोग खड़े हैं और ये अपने हिसाब से पानी को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं गोल। प्रमुख विधियां हैं जिनमें मानव शक्ति का प्रयोग करके पानी ऊपर उठाया जा सकता है। तो पोखर या पानी का गड्ढा है ये टोकरी विधि। इस टोकरी विधि से क्या करते हैं, पानी को ये मानवीय विधि से उठा रहे हैं। टोकरी विधि, स्विमिंग बास्केट मेथड। इस विधि में खेत के पास के पोखर, तालाब या गड्ढे के पानी के गूल के द्वारा खेतों तक पहुंचाते हैं। इस विधि में एक लोहे की गहरी तागरी अथवा बांस की टोकरी जिसकी भीतरी सतह पर चम्मा लगा दिया जाता है जो पानी को टपकने से रोकता है। इसके दोनों ओर दो रस्सियां बांधी जाती हैं जिन्हें दो आदमी पकड़कर खड़े हो जाते हैं। टोकरी को पानी में डुबाते हुए झटके से निकालकर गूल में पलट देते हैं। इस क्रिया को निरंतर बनाने से गूल में पानी बहने लगता है और इस विधि में मेहनत अधिक लगती है। तो ये टोकरी विधि है। एक आती है ढेकली विधि। तालाब और कुएं से सिंचाई है तो पानी निकालने के लिए उत्तोलक का सिद्धांत पर कार्य करने वाली विधि ढेकली विधि होती है। उत्तोलक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ये आलम्ब है, ये भार है या आयास है, तो ढेकली विधि जो होती है मेथड वो हमारा उत्तोलक वाला है। इस विधि में पानी के किनारे दो खंभे गाड़कर बीच में एक बल्ली इस प्रकार लगाई जाती है कि इस क्षैतिज बल्ली के एक सिरे पर जिधर पानी होता है और एक रस्सी का सिरा बांधते हैं तथा रस्सी के दूसरे सिरे पर लोहे का एक ढोल बांध देते हैं। बल्ली के दूसरे सिरे पर इतना वजन लटकाते हैं कि पानी भरे ढोल पर ऊपर उठाने में सफल रहे। क्षैतिज या उत्तोलक बल्ली ऊर्ध्वाधर दंड में इस अनुपात में समायोजित की जाती है कि बल्ली ऊर्ध्वाधर दिशा में इतनी गति कर सके कि पानी की ओर बल्ली का सिरा भूतल से ऊपरी पहुंच बीच की ऊंचाई भूमि तल से पानी के तल तक की ऊंचाई के बराबर या अधिक हो। इस विधि में एक आदमी कुएं पानी किनारे के किनारे मुंडेर पर खड़ा होकर रस्सी को नीचे खींचकर डोल को पानी में डुबा देता है और रस्सी छोड़कर डोल ऊपर आने देता है। ऊपर आने पर ढोल को पकड़कर गूल में डोल का पानी पलट देता है। इस क्रिया को निरंतर दोहराने से पानी गूल में बहने लगता है।
तो ढोकली विधि, जो ढेकली विधि है, वो एक तरह से उत्तलक की तरह कार्य करती है। इस विधि में एक आदमी कुएं पानी के किनारे मुंडेर पर खड़ा होकर रस्सी को नीचे खींचकर डोल को पानी में, तो इसमें डोल या बाल्टी को पानी में डुबा देता है और रस्सी छोड़कर उस डोल ऊपर आने देता है, और पानी ऊपर आने पर डोल को पकड़कर गूल में डोल को पानी पलट देता है। इस क्रिया को निरंतर दोहराने से पानी गूल में बहने लगता है। .10 से 0.15 घनमीटर की क्षमता के चमड़े के थैले को चरस कहते हैं। .10 से 0.15 घनमीटर की क्षमता के चमड़े के थैले को चरस कहते हैं, और इसके ऊपरी सिरे पर लोहे के छल्ले लगे होते हैं, जिसे रस्सी में बांधकर घिरनी के ऊपर एक कुएं में लटका दिया जाता है। रस्सी की लंबाई घिरनी से पानी तल तक की गहराई से अधिक होती है। जिसका दूसरा सिरा बैलों के जुए से बांध दिया जाता है। कुएं की जगह से घिरनी की सीध में जिस ओर बैल रस्सी की खींचते हुए चलते हैं, उसमें एक ढालू बनाया जाता है, और जिससे बैलों को रस्सा खींचने में आसानी रहती है। इसी ढाल की लंबाई रस्सी की लंबाई के बराबर रखी जाती है। चरस विधि, और इसका एक मेथड ये दिखा रखा है। ये चरस विधि है। चरस विधि में क्या है, ये जो हमारे बैल हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ चारों ओर घूमते रहेंगे। इन्होंने बताया था कि पॉइंट 0.10 से 0.15 घनमीटर की क्षमता के चमड़े के थैले को चरस कहते हैं। चरस जो कहते हैं वो चमड़े के थैले को कहते हैं। चरस कहते हैं, इसके ऊपरी सिरे पर लोहे के छल्ले लगे होते हैं, जिसे रस्सी से बांधकर घिरनी के ऊपर से कुएं में लटकाया जाता है। रस्सी की लंबाई घिरनी से पानी तल तक की गहराई से अधिक होती है। ठीक है। इसका दूसरा सिरा बैलों के योक से बांध दिया जाता है, और कुएं की जगह से घिरनी की सीध में जिस ओर बैल रस्से को खींचते हुए चलते हैं, भूमिगत ढालू बनाया जाता है, जिससे बैलों को रस्सा खींचने में आसानी रहती है, और इस ढाल की लंबाई रस्सी की लंबाई के बराबर रखी जाती है। तो ये घिरनी हमारी चारों की तरफ नहीं घूमेंगे, क्या करेंगे, ये जो हमारे पास घिरनी है और यहाँ पे ये हमारे पास चरस लगा रखा है, और यहाँ से ये बैल इसको नीचे की ओर खींचेंगे, और ये ढालू सतह है, यदि खींचेंगे तो पानी ऊपर की ओर आ जाएगा। इस व्यक्ति में एक व्यक्ति तो कुएं की जगत पर, तो दूसरा व्यक्ति बैल हाँकने पर रहता है। जब बैल कुएं की जगत के पास होते हैं तो चरस पानी में डूब जाता है, और बैल जब ढाल पर हाँके जाते हैं तो चरस ऊपर उठने लगते हैं। जब चरस कुएं की जगत से कुछ ऊंचा उड़ जाता है तो बैल उल्टे हाँके जाते हैं। जगत पर खड़ा व्यक्ति चरस को पकड़कर जगत पर पानी पलट देता है, और चरस को पुनः कुएं में डाल देता है। पानी जगत से गूल के माध्यम से खेतों में पहुंच जाता है। इस क्रिया को निरंतर दोहराने से गूल में पानी बहने लगता है, जिससे खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो चरस मेथड है, ये पहले, अब से कुछ समय पहले, यानी कि 20-30 साल पहले लोग इसी तरीके से पानी को देते थे। तो किसी कुएं में हम बैलों के अरेंजमेंट से, अब जिसमें 2 लोग लगे, अब क्या है, हम उस पर बोरिंग कर दें और उस वहाँ पर एक अपना इंजन रखा, उसे चालू कर दिया, पेट्रोल और डीजल के माध्यम से वो चलने लगता है, या इलेक्ट्रिसिटी की पावर चलने लगता है। इसलिए ये मेथड हमारे अब ख़त्म हो चुके हैं, मगर फिर भी हमें अपने सब्जेक्ट पर कमांड करते हैं कि मेथड का हमें जिक्र ज़रूर करना है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी मेथड आता है तो वो हमको ज़रूर एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
अब जैसे इन्होंने बताया था कि मैनुअल और मैकेनिकली विधि द्वारा हम पानी को उठाते हैं, तो जैसे मैंने बताया मानव शक्ति है, टोकरी विधि, ढेकली विधि बताई, ये सब पुरानी विधि हैं। और ये हमारे पास एक चरस विधि आई। इसके बाद में आता रहड़ विधि, ये भी बहुत पुरानी विधि है। तो रहड़ विधि जो पहले क्या था, रहड़ चलते थे। अगर आप अपने परिवार में बात करेंगे अपने दादा से या फादर से, तो वो बहुत कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कि रहड़ चलते थे पहले। क्योंकि मैं भी कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ पहले रहड़ चलते थे। तो कम मेहनत कर निरंतर पानी निकालने की ये सबसे सस्ती विधि है। इस रहड़ विधि से क्या है, लगातार पानी निकलेगा, कंटिन्यूसली पानी निकलेगा। अब रहड़ विधि में क्या है, जैसे कि बहुत सारी बाल्टी लगी हुई है, वो एक निरंतर वे में चलती रहती हैं। अब ये एक रहड़ लगा रखा है उन्होंने, इस पे घूम रहा है, और यहाँ पे एक अरेंजमेंट घूमने कर रखा है, गियर व्यवस्था। तो बैल जो है एक पर्टिकुलर मूवमेंट से घूमेंगे, और यहाँ साफट के जरिए यहाँ एक साफट लगी हुई है, और ये जब इस तरह से घूमेंगे तो ये साफट भी हमारी इस तरह से मूवमेंट करेगी। जब मूवमेंट करेगी तो रहट में लगा हुआ सर्कुलर पार्ट वो इस तरीके से मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा तभी जाके पानी हमारा बाहर की ओर निकलेगा। कब मेहनत कर निरंतर पानी निकालने की ये सबसे सस्ती विधि है। मालदार चेन तथा उनमें जुड़े डिब्बे व जल संकट गुड़ धुरा गियर गरारी भूमितल। इस विधि में एक लंबा धुरा साफट, जिसके एक सिरे पर गियर दादा, दूसरे सिरे पर दादेदार बड़ा पहिया लगा होता है, जिस पर एक मालादार चैन जिसमें टीन के छोटे छोटे डिब्बे इस प्रकार लगे होते हैं कि वे दांतेदार पहिए पर सुगमतापूर्वक घूम सकें। इस मालदार चैन की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि दांतेदार पहिए पर चढ़ाने के बाद चैन का निचला सिरा पानी में डूबा रहे, और धुरे के गियर में से मिलाकर एक गियर जब छोटे ऊर्ध्वाधर जो धुरे के साथ जुड़ा रहता होता है लगा जाता है। धुरे ऊर्ध्वाधर धुरों में एक 36 दंड लगा होता है, जिससे बेल ढेसा ऊँट द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर घूमने पर ऊर्ध्वाधर धुरा घूमता है, जो गियर दांतों की सहायता से लंबे धुरों को घुमाते हैं, जिससे लंबे धुरे के दूसरे सिरे पर दांतेदार बड़ा पहिया घूमता है, और मालदार घूमने से डिब्बा का पानी पहिए के ऊपर गिरता है। तो रहट जो प्रेसियन व्हील मेथड है, तो इसमें क्या है कि एक डिब्बों के जरिए एक बूल पानी लगातार गिरता हुआ रहता है। उसके चलाने के लिए बैल भैंसा कटरा गाड़ी से उसको लगातार घुमाते रहते हैं। तो ये रहट विधि है। अब रहट विधि ये बहुत पहले थी, आज के दौर में आपको ये मेथड बहुत कम मिलेगा, और इस मेथड से पानी निरंतर तो निकलता था, बट आज के टाइम में देखा जाए तो ये पानी भी हमारा बहुत कम एरिया को सिंचित कर पाता था। इसलिए आज के दौर में हमने इस मेथड को बहुत कम अपनाया। अब नई टेक्नोलॉजी के दौर में ना ही हम इसको चरस मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि चरस मेथड में भी क्या है, लगातार एक पानी के ढेकले को लगातार बैल खींचते हैं, फिर उसी पोजीशन में पहुंचते हैं। तो चरस मेथड को भी लगभग एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, और एक आता है ढेकली विधि। ढेकली विधि बहुत आसान है, ये कुछ जगहों पर हम आज भी यूज़ करते हैं, मगर इसमें मेहनत ज़्यादा पड़ती है। मानवीय शक्ति से पानी को उठाना, ये मानवीय शक्ति हमारी है।
तो सारे ये 4.10 का 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो सारी ये कैसी विधि हैं, सब मैनुअल विधि हैं। वो सॉरी, मैनुअल बोला, हाँ मैनुअल है, मान भी सकते हैं इसके प्रयोग से। तो मेथड ऑफ लिफ्टिंग बार्डर, अगर हम किसी बार्डर को मानवीय शक्ति से उठाएंगे तो हमारे पास 4 तरीके हैं। यांत्रिक शक्ति, जिसका मैंने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिख लिया हुआ, यांत्रिक शक्ति सिर्फ यही है जो हम किसी जनरेटर से या किसी मोटर से या किसी पंप के जरिए, किम्बाजती क्या है, किसी पंपिंग के जरिए हम किसी पंपिंग के जरिए पानी को उठाते हैं ऊपर की ओर, तो वो हमारी मानवीय शक्ति कहलाती है, सॉरी यंत्र शक्ति कहलाती है। तो यांत्रिक शक्ति में हम जब वाटर को किसी भी पंपिंग सिस्टम से या किसी भी हम जनरेटर से, इंजन से पानी ऊपर उठाएंगे तो हमारी कहलाती है यांत्रिक शक्ति। तो स्टूडेंट, आज के दौर में हम मैकेनिकल डिवाइसों का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो पानी निकालना हो या पानी को ऊपर से नीचे की ओर ले जाना हो या नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना हो, तो हम ये काम करते हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो नलकूप सिंचाई के जो गुण थे, वो गुण यही थे कि जो है कि एक समय पर पानी संपूर्ण बरस रहती है और रिजनरेशन नहीं होता, इवापोरेशन की क्षति कम होती है और क्षेत्र जो है बिना किसी रीज़न के जलग्रस्त नहीं होता है और पानी की क्षति कम होने पर पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। प्रारंभिक लागत अधिक होती है, ठीक है, अभी दोष आ गए ऐसे कुछ। तो स्टूडेंट, ये इरिगेशन में कुछ पार्ट है जो मैंने आपको बताए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम जितना पढ़ा चुके हैं, अभी फ़िलहाल आपसे एक बात है, जो भी लेक्चर देख रहे हो, जितना भी हमने ख़ास तौर पे इरिगेशन में अभी तक पढ़ाया है, तो जो उसके बेसिक टॉपिक हैं, उस कंटेंट को आप पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन, पॉइंट 2 टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इन सबको लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पर, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं कि कितना सिलेबस मैंने अब तक आपको पढ़ाया। फ़िलहाल अभी इसी मंथ में हम आपका एक टेस्ट लेंगे, जो आपको कम से कम 2 दिन पहले ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो फ़िलहाल इस इरिगेशन सब्जेक्ट का मुझे इतना बता दें कि कितना सिलेबस मैंने पढ़ाया। बाकी आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स के साथ साथ में जो पढ़ा रहे हैं इसकी स्टडी करते रहिएगा। जैसे ही मैं 20 नंबर का आपको टेस्ट लूँगा, वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये टेस्ट देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट के बिहेव पे ही हम अगला रिजल्ट आपका शो कर पाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट या हाई स्कूल दोनों को प्रमोट किया है, वो भी सब सेशनल के बिहेव पे ही और आपके टेस्ट के बिहेव पे ही नंबर की जो है मार्किंग करेंगे। और जिन लोगों ने टेस्ट ही छोड़ रखे होंगे तो न जाने अब उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर कॉलेज वालों किस किस रूल को फॉलो करके उनका रिजल्ट बनाएंगे। तो इसलिए जो भी हमारे मेन एग्ज़ाम से पहले जो सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, ये हमारे पूरे साल की, पूरे उस सेमेस्टर की मेहनत होती है, उसको हमें बहुत मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मेंटेन करना ही हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल होगा। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही लॉस होता है। तो जो भी आपका जिस सब्जेक्ट का भी सेशनल टेस्ट हो, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और हर सब्जेक्ट के 2 या 3 सेशनल टेस्ट होते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं 2 टेस्ट ज़रूर दें, ताकि मूल्यांकन में या किसी को जज करने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो स्टूडेंट, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और सब्जेक्ट पर अपनी कमांड रखें। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही हम, फ़िलहाल मेरी नज़र में 25-30% सिलेबस हो चुका है, तो 30% सिलेबस का हम बहुत जल्द आपका टेस्ट लेंगे और आप सभी लोग इसके लिए रेडी रहें, ताकि कोई भी टेस्ट छूट ना पाए।
तो थैंक यू स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।